हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग टेस्ट 5 देखने जा रहे हैं। इससे पहले यूपीपीसीएल का 4th टेस्ट हो चुका है, तो आज हम लोग टेस्ट 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और प्रीवियस का जो टेस्ट 4 हुआ था, वहाँ पर कुछ वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, तो उसका कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और 20 तक उस दिन हुआ था जब प्रीवियस हम लोग टेस्ट कर रहे थे, तो उसमें 20 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस हुआ था। 21 से 25 क्वेश्चन रह गया था, तो उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आरआरबी टेस्ट 4 से है, मतलब कि 21 नंबर क्वेश्चन प्रीवियस टेस्ट का जो रह गया था। ठीक है। तो और आज का जो सिलेबस है वो है अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 5। आप लोगों को पता ही है। और यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस टेस्ट का छूट गया था। यहाँ पर है, यदि किसी विद्युत चुंबक पर लपेटों की संख्या 40 हो तथा उसमें से प्रवाहित धारा का मान 5 हो, तो उत्पन्न चुंबकीय विद्युत वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल का मान क्या होगा। चुंबकीय वाहक बल का वैल्यू निकालना है, जो कि बिल्कुल सिंपल है। चंद्रशेखर गुप्ता बोल रहे बफर हो रहा है, तो आप थोड़ा सा रिफ्रेश कर ले, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पर हमारे सामने जो वीडियो लगा हुआ है वो बिल्कुल सही चल रहा है। आप थोड़ा सा अपना नेट का कनेक्शन देख लें। आप एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर लें। और यहाँ पर आपको चुंबकीय वाहक बल का वैल्यू निकालना है, जो कि होता है नंबर ऑफ टर्न एन इंटू आई। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आप एक बार अपना जो है रिफ्रेश कर लीजिए उसको। और फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि 21st क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ये जो प्रीवियस टेस्ट का है, वो हो जाएगा 40 × 5, मतलब कि 200 एम्पियर टर्न। पहला क्वेश्चन का आंसर ए होगा, जो कि 21st है। और क्वेश्चन नंबर 22 है, फ्लेमिंग बाम है नियम में तर्जनी अंगुली। कुछ कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती नहीं, हम लोग प्रॉब्लम थोड़ा फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर से हमारा जो वीडियो है वो आ चुका है। ठीक है, अभी ये ठीक से वर्क कर रहा है। ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग को देखना है अब। और ऑब्वियसली अगर इस टाइप का प्रॉब्लम होता रहा तो फिर हमको ऑफलाइन वीडियो ही अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जब तक ये चल रहा है तब तक चलने देते हैं। और ये जो क्वेश्चन 22 था, इसका आंसर चंद्रशेखर गुप्ता का आया है बी, चुंबकीय क्षेत्र, फ्लेमिंग बाम हस्त रूल नियम। अगर आपको याद है तो 3 या 4 रूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर में। ठीक है, मैग्नेट के चैप्टर में 4 रूल है, वो आपको याद करके रखना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, लेंज ला है, इसके अलावा फेराडेस का रूल है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे टर्म्स को आपको याद रख लेना है। और ऐसे डिस्कस करेंगे तो ये भी जो भी ये 3 4 5 रूल है उसको हम बता देंगे, बता करके आगे बढ़ेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा। बी इसका सही आंसर है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 23 है। और ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी वजह से हम लो का रिजल्ट भी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जैसे ही ठीक होता है सारा कुछ सही हो जाएगा। और 23 का आंसर आया है पुष्पराज का बी, और साथ में चंद्रशेखर का बी। सिंपल क्वेश्चन है और सारे लोगों का बी आ रहा है। इसका सही आंसर भी बी ही होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी दुगनी की जाती है। ठीक है, दो पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको दोगुना कर दिया गया है। उनका ध्रुव बल भी दोगुना किया जाता है, ध्रुव बल को भी डबल कर दिया गया है। तो इनके बीच का सामर्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनके बीच का सामर्थ्य क्या हो जाएगा। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी डबल कर दी है, साथ में उनका ध्रुव का बल भी डबल हो गया है, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा सामर्थ्य पर। 24 नंबर क्वेश्चन। और 24 का कानू सिन इनका आंसर सी आ रहा है पुष्पराज का। 23 का आंसर आ रहा है पुष्पराज। आप थोड़ा सा रिफ्रेश कर ले वीडियो अपना एक बार, तो साथ में चलिएगा। और कानू सिन का सी, इसके बाद चंद्रशेखर का बी। तो एक थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है। डेफिनेशन याद रखना होगा इसे सोल्व करने के लिए। और 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा
सी, अपरिवर्तित रहेगा। 24 का सही आंसर सी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग क्या होता है, पूर्ण या फिर अपूर्ण, ओपन या फिर क्लोज, ये आपको बताना है। चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग क्या होता है, ओपन, क्लोज या फिर पूर्ण या फिर अपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 25। 25 का आंसर आया है चंद्रशेखर का सी। और इसके अलावे चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग, कोई और चुंबक के बाहर अगर कोई बता सकता है तो चुंबक के बाहर इसका डायरेक्शन क्या होता है चुंबकीय बल रेखाओं का, नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ। चुंबक के बाहर क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ। चंद्रशेखर गुप्ता या फिर कानुस्तीन, क्या आप बता सकते हैं इसका जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का या फिर चुंबकीय बल रेखाओं का, वो मैग्नेट के बाहर साउथ से बाहर निकलता है या फिर नॉर्थ से। तो वेट कर रहे हैं अभी भी। और कानुस्तीन का आंसर आया नॉर्थ टू साउथ। चंद्रशेखर, इसमें जो चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग होता है मैग्नेट के बाहर, वो नॉर्थ से साउथ होता है या फिर साउथ से नॉर्थ होता है, ये बताना था। चंद्रशेखर गुप्ता, नॉर्थ बाहर में जो होता है नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, ठीक है। और अंदर में होता है साउथ से नॉर्थ की ओर। तो आपको आंसर भी मिल ही गया होगा, ये जो मार्ग होगा क्लोज होगा या फिर ओपन होगा, पूर्ण होगा या फिर अपूर्ण होगा। लोगों का आंसर आ रहा था खुला भी आंसर आया है, ए भी आंसर आया है। बाहर में नॉर्थ टू साउथ और अंदर में साउथ टू नॉर्थ। तो किसी किसी का आंसर ए आया है, जैसे राम जी का आंसर ए आया है। तो इस फिगर से आपको आंसर मिल गया होगा, ये पूर्ण तो होता है साथ में बंद होता है, ठीक है। ये लाइन पूरी तरह से क्लोज है। और क्वेश्चन ये पूछता है जनरली कि अंदर में जो डायरेक्शन होता है ये क्या होता है। बाहर में तो हम लोग जानते हैं नॉर्थ टू साउथ, अंदर में हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ। सही आंसर सी होगा, पूर्ण एवं बंद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा टेस्ट 5 का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 और टेस्ट भी 5, टेस्ट का जो नंबर है वो भी 5 है। और इसमें निम्न में से किस आवर्ती का आवर्तीकाल सबसे कम होता है। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस आवर्ती का आवर्तीकाल सबसे कम होता है। आवर्तीकाल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बेसिक क्वेश्चन है, आवर्तीकाल टाइम पीरियड वो क्या होगा आपको बताना है। ए होता है 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/f। चंद्रशेखर गुप्ता बोल रहे एफ बराबर 1/t, ठीक है। आप लेकिन यहाँ पर आपको एफ नहीं निकालना है, टी निकालना है। टी सबसे कम किसका होगा। और एक का सी आया चंद्रगुप्ता चंद्रशेखर का, और कानुस्तीन का ए आया है। तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड जो है या फिर जो आवर्ती काल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड हम लोग का कम होगा। और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 200 मेगाहर्ट्ज। ये जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा है। जब फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो इसका टाइम पीरियड सबसे कम होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हम लोग का 200 मेगाहर्ट्ज होगा। तो कानुसीन आप तो अपना आंसर थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, जो टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। और यहाँ पर कुछ डिफिनेशन भी है, बार बार दोहराई जाने वाली घटना इकाई समय में जितनी बार घटित हो उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब कि 1 सेकेंड में जितना बार कोई काम को दोहराया जा रहा है, ठीक है। दोलन के लिए एग्जांपल ले सकते हैं, एक बार में जितना बार ए आगे पीछे जाएगा वो उसका फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का इकाई क्या हो जाएगा, हर्ज। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, आवर्तकाल, या फिर इसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। 1/फ्रीक्वेंसी 1/f, ये हो जाएगा टाइम पीरियड। ब्रिजेंद्र पांडे का आंसर सी आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज 12 साइन 800 पाई टी प्लस 0.125 पाई, इसका आवर्तकाल आपको निकालना है। आवर्तकाल अभी हम लोग सीख चुके हैं, आवर्तकाल होता है क्या है, टाइम पीरियड होता है 1/f, ये अभी हम लोग सीख लिए। अब उसके बाद बताना है कि 12 साइन
800 पाई टी प्लस 0.125 पाई, इसमें आवर्तकाल इसका क्या है, इस वोल्टेज का आवर्तकाल क्या है। और 2 का सी आंसर आ चुका है चंद्रशेखर गुप्ता का। ब्रिजेंद्र पांडे, वो जो 25 या 24 चल रहा था, वो प्रीवियस टेस्ट का क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन बच गए थे, रह गए थे, उसके बाद मैंने उसे फिर से कंप्लीट कर दिया है। अब आप टेस्ट 5 में इंटर कर चुके हैं, तो 1 2 करके आंसर दे सकते हैं। चंद्रशेखर गुप्ता का आंसर इसमें सी आ चुका है। कोई और अगर ट्राई कर सकता है तो, ये जो वोल्टेज होता है इसको हम लोग लिखते हैं वी एम, ठीक है। ये हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इस टाइप से लिखते हैं। यहाँ पर जो ओमेगा का वैल्यू है, ये तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वोल्टेज का। यहाँ से अगर आरएमएस निकालना होगा तो हम लोग आरएमएस भी निकाल सकते हैं, भी आरएमएस हो जाएगा वी एम बाई √2। ये भी आपको पूछ सकता है और आगे मिलेगा भी इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू रहता है, और उसके पास यहाँ पर जो ओमेगा है, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है 800 पाई, ठीक है। टी और टी कंपेयर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और 800 पाई हम लोग का यहाँ पर रह जाएगा। 2 का चंद्रशेखर के अलावा किसी और का आंसर आया नहीं है। और ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई एफ। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए 2 पाई एफ ओमेगा का वैल्यू होता है। ये हो जाएगा 800 पाई, यहाँ से पाई और पाई कैंसिल होगा, तो एफ का वैल्यू 800 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 400। और जब एफ पता चल गया तो हम लोग टी कर लेंगे 1/f 1/400। तो ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 0.025 मिली सेकेंड। तो सही आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आंसर आया, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगर किसी को डाउट रह जाए तो बिल्कुल वो बोल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्यावक्रीय सप्लाई जिसका चरम मान 100 वोल्ट है। यहाँ पर ज्यावक्रीय साइन वेव है, ठीक है, जिसका चरम मान मैक्सिमम वैल्यू 100 वोल्ट है। आरएमएस वैल्यू क्या होगा। अभी मैंने इसे समझाया है, अब आपको बताना है। साइन वेव है जिसका चरम मैक्सिमम जो वैल्यू है वो गिवन है 100 वोल्ट। तो आपको बताना है आरएमएस वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम बता दें, ज्यावक्रीय सप्लाई मतलब कि साइन वेव का बात कर रहा है। तो यहाँ पर 100 जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। अगर ये वोल्टेज है तो इसको हम वी एम बोल सकते हैं, वी एम इज इक्वल टू 100। और थोड़ा देर के लिए फिर से प्रॉब्लम हुआ, पर अभी ठीक है। पुष्प राज सिंह का 3 का आंसर ए आया है। 3 में ए देने वाला का आंसर है चंद्रशेखर गुप्ता का, और रामजी चौहान का भी ए। सारे ही लोगों का आंसर ए आया है, सारे ही लोगों का आंसर यहाँ पर ए आया है, और सही आंसर भी ए ही होगा। 100/√2 कर देंगे तो ए हम लोग का आरएमएस वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर ए हमारा मैक्सिमम वैल्यू होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। 4 है, ऐसी परिपथ की औसत शक्ति क्या होती है। यहाँ पर औसत, रियल, एक्टिव, रिएक्टिव, ये सारा कुछ जानना चाहिए। सारा कुछ है क्या, एक्टिव पावर, औसत पावर, रिएक्टिव पावर, एपेरेंट पावर, ये सारा टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको औसत शक्ति बताना है, मतलब कि एवरेज पावर बताना है। औसत शक्ति, यहाँ पर एक्टिव पावर या फिर रियल पावर या फिर एवरेज पावर। यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि होगा क्या। ई भी, ई इंटू आई पहला ऑप्शन है, दूसरा है ई इंटू आई कॉस फाई, तीसरा है ई इंटू आई साइन फाई। क्वेश्चन नंबर 4, और 4 का डी आया है चंद्रशेखर गुप्ता का 0। एवरेज पावर इनका 0 आ रहा है। इसके अलावा और कोई, अगर आप सुन पा रहे हैं क्वेश्चन 4 अब तक पहुंच पा रहा है तो एक स्टूडेंट का आंसर आया है।
तो 4 का जो आंसर है लोगों का बी और डी के बीच वेरी कर रहा है। किसी का आंसर बी है और किसी का आंसर डी है, पर इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, एवरेज पावर या फिर रियल पावर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एवरेज पावर या फिर रियल पावर या फिर एक्टिव पावर, ये तीनों सेम ही होता है। और ए होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। ठीक है, अगर कहीं पर वी एम दिया हुआ रहे, वी एम दिया हुआ है, आई एम दिया हुआ रहे, और आपको बोल दे फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं मेरा क्वेश्चन है वी इज इक्वल टू 40 साइन 20t+30 डिग्री। मान लेते हैं यहाँ पर भी का वैल्यू इस टाइप से गिवन है, और आपको बोलता है एक्टिव पावर निकालने के लिए, और रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 20 ओम गिवन है, और यहाँ से पूछता है कि एक्टिव पावर या फिर एवरेज पावर क्या होगा। तो पावर निकालने के लिए हम लोग सीधा यूज करेंगे वी एम इंटू आई एम। आई एम आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। आई एम का वैल्यू हो जाएगा, वी एम का वैल्यू 40 है तो 40/20 हम कर लेंगे तो हम लोग का आई एम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूज करेंगे वी एम आई एम बाई 2 कॉस फाइव कॉस 30 डिग्री। यहाँ पर 2 किस लिए, क्योंकि हम लोग जब पावर लिखते हैं तो वहाँ पर आर एम एस होता है, वी और आई जो होता है वो आर एम एस होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस। ठीक है, ये हमारा आर एम एस है कॉस फाइव या फिर कॉस 30 डिग्री। और वी आर एम एस जो होगा वो होगा वी एम बाई √2 इंटू आई एम बाई √2 कॉस 30 डिग्री। यहाँ पर एम मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ से जो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा वो होगा वी एम आई एम बाई 2 कॉस 30 डिग्री। ये हम लोग का एवरेज या फिर एक्टिव पावर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है, यहाँ पर हम लोग का जो सही वैल्यू होगा वो बी होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर ये जो पावर का वैल्यू आपको दिख रहा है सामने, ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर है, जो कि शायद बेसिक लेवल के एग्जाम्स में नहीं पूछेंगे। ठीक है, अगर भी का वैल्यू आपको दे दे और पी का वैल्यू पूछे, एवरेज पावर इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हम लोग को फाई का वैल्यू तो यहाँ पर कंसीडर करना ही पड़ेगा, साथ में फ्रीक्वेंसी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो इस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं, और ये जनरली हायर एग्जाम फॉर एग्जाम्पल गेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर किसी टाइप का डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिएगा, ताकि बाद में हम उससे फिर डिस्कस भी कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 में अब आपको आंसर देना है, एसी परिपथ में धारा का माप 4 एम्पियर है, तो उस धारा के अधिकतम तात्कालिक परिणाम क्या होगा। अधिकतर तात्कालिक परिणाम उस धारा का क्या होगा। ठीक है, 4 एम्पियर यहाँ पर धारा का माप है, मेजरमेंट। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि मेजरमेंट क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है या फिर आरएमएस वैल्यू होता है या फिर एवरेज वैल्यू होता है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। धारा का अधिकतम तात्कालिक परिणाम, एक क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, एसी परिपथ में धारा का माप 4 एम्पियर है। 5 का सी आया है, अंशु का आंसर, चंद्रशेखर का भी सी आ रहा है। तो हम लोग जो वैल्यू मेजर करते हैं वो आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है, और आरएमएस वैल्यू में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर 4√2 आंसर होगा, 5 का सही आंसर सी होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, अब आपको बताना है स्टार कनेक्टेड 3 फेज सर्किट का लाइन वोल्टेज 415 है। सिंपल है, आई थिंक बता सकते हैं आप, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर लाइन वोल्टेज है स्टार कनेक्टेड का। ठीक है, ये हमारा स्टार कनेक्टेड है, इसका लाइन वोल्टेज गिवन है 415। ये हमारा लाइन वोल्टेज होगा जो 415 है, और यहाँ पर फेज वोल्टेज पूछा है कितना होगा। फेज वोल्टेज मतलब कि इस फेज का वोल्टेज पूछ रहा है। और एक इसी तरह से स्टार है तो डेल्टा में भी पूछ सकता है, डेल्टा में भी दे सकता है कि लाइन वोल्टेज गिवन है तो फेज वोल्टेज, या फिर लाइन करंट गिवन है तो फेज करंट का वैल्यू क्या होगा। 6 का आंसर आ चुका है, सबसे पहले चंद्रशेखर का सी, अंशु का बी।
यहाँ पर दोनों स्टूडेंट का अलग अलग आंसर आया है। अंशु का बी आया है और चंद्रशेखर का सी आया है। तो यहाँ पर जो लाइन टू लाइन कहने का मतलब है इस दोनों के बिल्कुल हम लोग सर्किट के बाहर आ जाते हैं। जब भी लाइन टू लाइन बोलता है सर्किट से बिल्कुल हम लोग बाहर निकल जाते हैं, सीधे यहाँ का वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। और जब हम लोग का फेज पूछ रहा है तो फेज मतलब ए, यहाँ पर फेज ए हुआ और यहाँ पर स्टार कनेक्टेड में ए फेज हुआ। तो अब इन दोनों का वोल्टेज चाहिए। तो इन दोनों का वोल्टेज आपको कंफ्यूज नहीं करना है, √3 से मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है। सिंपल, जब यहाँ का वोल्टेज पूछा है तो कम ही होगा और जब कम होगा तो सीधा हम लोग √3 से डिवाइड कर देंगे, 415/√3, ठीक है। और इसी तरह से अगर यहाँ पर लाइन करंट दिया हुआ रहे तो लाइन करंट हम लोग सीधा लाइन के लिए बाहर आएंगे। और इसके बाद अगर फेज करंट पूछे तो ये लाइन करंट ही फेज में इंटर कर रहा है। तो स्टार कनेक्टेड में लाइन करंट और फेज करंट इक्वल हो जाएगा, लेकिन लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डिफरेंट होगा, कम होगा। और कम करने के लिए हम लोग को सीधा √3 से मल्टीप्लाई कर देना है। और इसमें आते हैं, यहाँ पर अगर लाइन वोल्टेज दिया रहे तो हम लोग सीधे बाहर आएंगे लाइन वोल्टेज के लिए। उसके बाद फेज पर जाएंगे, इंटर करेंगे अंदर की ओर। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वही वोल्टेज इस फेज के अक्रॉस भी होगा। तो डेल्टा कनेक्टेड में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल होगा। लेकिन जब बात करते हैं करंट का तो ये हमारा लाइन करंट है, ठीक है। बाहर एकदम आ जाएंगे, लाइन करंट हमको मिल गया। और जब आगे जाएंगे तो एक करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक करंट पैरेलल में, चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल में कनेक्टेड है इस लाइन के क्रॉस, यहाँ पर अगर देखें तो दो अलग अलग पार्ट में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो करंट है दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जैसे ही करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वैल्यू एक कम हो जाएगा, और कम कितना करना है, सीधे √3। तो यहाँ पर IL/√3 कर देंगे तो आई फेज हम लोग को मिल जाएगा डेल्टा कनेक्टेड के लिए। तो उम्मीद करते हैं इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, ठीक है। हम लोग को सिर्फ ये सोचना है कम होगा या ज़्यादा होगा। अगर इतना सोच लिए तो फिर कम करने के लिए √3 से डिवाइड करना है और ज़्यादा करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रेरकीय परिपथ मतलब कि इंडक्टिव सर्किट में प्रयोग किया गया वोल्टेज और प्रवाहित करंट के बीच फेज रिलेशनशिप क्या होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच क्या रिलेशन होता है, कहाँ पर करंट लीड करता है और कहाँ पर करंट लैग करता है, मतलब कहाँ पर आगे होता है कहाँ पर पीछे होता है। क्वेश्चन नंबर 7। तो इंडक्टिव के केस में बी आंसर आया है चंद्रशेखर का बी आ रहा है, मतलब करंट वोल्टेज से पीछे होगा। अंशु का भी बी और दो स्टूडेंट का आंसर आया है, दोनों का बी आया है। तो जब इंडक्टिव हमारा सर्किट होगा तो करंट जो होगा वोल्टेज से पीछे होगा, और जब कैपेसिटिव सर्किट होगा तो करंट आगे होगा, ठीक है। ये होता है IC और ये होता है IL। तो सिंपल क्वेश्चन था, बी सही आंसर होगा। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फिर से है, एक शुद्ध प्रेरक इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच फेज अंतर क्या होता है। सिंपल है, आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। और अभी हमने ड्रॉ भी किया। अगर प्योरली की बात करें तो प्योर में हमारा जो इंडक्टिव करंट होता है वो लैग करता है और कैपेसिटिव करंट लीड करता है। कितना डिग्री से करता है, आंसर अब तक आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 डी, बिल्कुल। इंडक्टर में जो करंट होगा वो लैग करेगा 90 डिग्री से, प्योरली इंडक्टिव के लिए। जनरली ऐसा होता नहीं है। और प्योरली कैपेसिटिव के लिए 90 डिग्री लीड करेगा, इसको हम लोग लीड बोलते हैं या फिर आगे, और यहाँ पर पीछे को लैग बोलते हैं। राजीव का आंसर बी। राजीव का बी आ रहा है। बी जो होता है वो होता है लीड मतलब कि आगे, ये होता है कैपेसिटिव के केस में, ठीक है। यहाँ पर मैंने फिगर भी ड्रॉ कर दिया है IC। लीड मतलब आगे होगा और ये होगा कैपेसिटिव के केस में। यहाँ पर इंडक्टिव है तो आंसर डी होगा। और विजय का सी आ रहा है। एक जो होता है वो होता है रजिस्टिव के केस में। रजिस्टिव के केस में हमारा जो वोल्टेज होता है वो बिल्कुल करंट के साथ होता है। यहाँ पर अगर वोल्टेज मान लें तो ये हमारा रजिस्टिव करंट IR होगा, ये होगा इंडक्टिव करंट IL जो 90 डिग्री लैग करेगा, और ये होगा हमारा कैपेसिटिव करंट IC जो कि लीड करेगा या फिर आगे होगा। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। ट्रेगुलर वेव का पीक फैक्टर क्या होता है? पीक फैक्टर आपको पता होना चाहिए। फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर दोनों, या फिर क्लिस्ट फैक्टर भी इसी को बोलते हैं, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ट्रेंगुलर वेव का पूछा है, ये सारा आपके बुक में गिवन है, हर एक चीज के लिए उसमें समझाया हुआ है, और हम लोग यहाँ पर भी एक बार देख लेंगे। तो आंसर आया है अंशु का, सबसे पहले चंद्रशेखर गुप्ता का डी, और उसके बाद अंशु का बी, और राजीव का बी, चंद्रशेखर का फिर 1.73 आ रहा है। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है 1.73। डी किसका किसका आया है? एक आया है चंद्रशेखर गुप्ता का 1.73 साथ में आया है। बस सिर्फ चंद्रशेखर गुप्ता का आंसर सही है, उसके अलावा बाकी लोगों का आंसर सही नहीं है। ठीक है। फॉर्म फैक्टर और क्लिस्ट फैक्टर दोनों आप लोगों को याद रखना चाहिए। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर होता है भी आर एम एस बाई भी एवरेज, और पिक फैक्टर जो होता है, यहाँ पर आपका सारा का वैल्यू गिवन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर और ट्रेंगुलर दोनों के लिए हमने ए पिक्चर ले लिया है। तो कुछ कुछ टर्म आप लोग को याद होना चाहिए। फॉर्म फैक्टर याद होना चाहिए, पिक फैक्टर है यहाँ पर साइनसॉइडल वेव के लिए, ठीक है। हाफ वेव के लिए भी गिवन है, और फुल वेव के लिए गिवन है। साथ में रेक्टेंगुलर का 1 है, तो यहाँ पर तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली याद हो जाएगा। उसके बाद ट्रायंगुलर और ट्रायंगुलर का दोनों फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर याद करके रखना है। दिलीप लक्ष्य पूछ रहे हैं ऑनलाइन क्लास नहीं चल रहा है। नहीं, ऑनलाइन क्लास तो नहीं चल रहा है, पर ऑनलाइन टेस्ट हमने रखा है, और यहाँ पर भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। बीच बीच में वीडियो डिस्कनेक्ट भी हो जा रहा है, लेकिन फिर भी क्लास तो नहीं, क्लास आपको ऑफलाइन ही मिलेगा। जो भी डाउट है वो हम ऑफलाइन क्लियर करके वीडियो को अपलोड कर देते हैं, बाकी आप टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 10। ऑफलाइन क्लास आपको मिल जाएगा। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको हो सकता है कल तक मिल जाए। इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन चला ही जाएगा, तो आप वहाँ से सारा कुछ मिल जाएगा। ऑनलाइन करने का मतलब है, या फिर इसको लाइव बोलिए, हम जो टेस्ट ले रहे हैं वो लाइव ले रहे हैं, बाकी जो आपको मिलेगा अ, इसी चैनल पर मिल जाएगा जब अपलोड करेंगे तो। और हो सकता है कल कोई टेस्ट नहीं है तो कल तक अपलोड कर दे 2 चैप्टर का। यदि एक परमाणु के 4 वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उस द्रव को क्या कहते हैं? 4 वाला का नाम आप लोग को याद रखना चाहिए। यहाँ पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। और 10 का आंसर जो आया है वो सबसे पहले चंद्रशेखर का आया है सी, सेमीकंडक्टर। इसके अलावा अंशु का भी सी आया है। तो सेमीकंडक्टर जिसमें वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं। इसके अलावा अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या फिर 3 होता है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देते हैं। आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको आसानी से ये छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दूसरा को दे करके स्टेबल हो जाता है, और आउटर मोस्ट में फिर इसका 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। सोडियम का 11 होता है, तो 2, 8 और 1, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ए स्टेबल हो जाएगा। तो जो भी मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, ठीक है। और आउटर मोस्ट में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो छोड़ देगा। और आउटर मोस्ट शेल में अगर 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, छोड़ते नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उसको हम लोग नॉन कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन वगैरह हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब जो है पेंटावैलेंट। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये वगैरह जो आते हैं ये सारा नॉन मेटल है। और जो बीच में बच जाता है 4 इलेक्ट्रॉन वाला, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, ये सारे के सारे जनरली सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 है तो सेमीकंडक्टर होगा। सही आंसर सी। और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। एसी के लिए संधारित्र द्वारा दिए जाने वाले विरोध को क्या बोलते हैं? ठीक है। कैपेसिटर मतलब कि सिंपल हम लोग अगर रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर हम लोग आर से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है।
जेड इज इक्वल टू लिखते हैं आर प्लस जे इंटू एक्स। एक्स जनरली हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटेंस या फिर इम्पीडेंस के लिए, ठीक है, जो करंट का अपोज करता है। तो बताना है आपको, इसको बोलते हैं क्या है, इम्पीडेंस बोलते हैं, इम्पीडेंस तो हमारा जेड हो गया। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं या फिर प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध तो हमारा आर हो गया। 11 का आंसर बी आ चुका है, राजीव का और साथ में रमेश का। राजीव और रमेश का आंसर बी आया है और इसका सही आंसर बी होगा। इसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपको सोल्व करना है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का रेजिस्टेंस 40 ओम, आर का वैल्यू 40 ओम है, एक्सएल का वैल्यू 90 है और एक्सी का वैल्यू 60 है, यदि सभी श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है, सारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अब आपको बताना है नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, जेड का वैल्यू बताना है कि कितना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग सॉल्व करके बताइए इसको। ये आर हो जाएगा और हमने बताया था एक्सएल या एक्सी जो होगा उसका फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारा 90 डिग्री पर आर से 90 डिग्री होता है, इसको हम लोग बोल लेते हैं एक्सएल माइनस एक्सी। आपको जेड का वैल्यू बताना है क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा जेड। और 12 का ए आया है आंसर, पुष्पराज का और रमेश का और साथ में चंद्रशेखर का। तो सारे ही लोगों का आंसर सही है। यहाँ पर आर का वैल्यू दे दिया है 40, एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा 90 माइनस 60 30। अब सिंपल जेड निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब कि 2500 का अंडर रूट मतलब कि 50। सही आंसर हो जाएगा ए। रमेश बोल रहे हैं सर टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल आज भी हुआ था पर अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा है। राजीव का भी आंसर आ चुका है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। शायद ये पूछे टेक्निकल प्रॉब्लम अकर होता है, पूरा क्लियर नहीं है लेकिन ठीक है, आज भी हुआ था प्रॉब्लम और अभी ठीक चल रहा है। एक उपभोक्ता के लिए समानता कौन सा ज्यादा किफायती है, शक्ति गुणांक, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। हम लोग क्या चाहते हैं, पावर फैक्टर फैक्टर कितना हो, कम या फिर ज्यादा। पावर फैक्टर कम होना सही है या फिर ज्यादा होना सही है। तो 13 का ये आंसर आया। हम लोग जो चाहते हैं एक्टिव पावर चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है एक्टिव पावर के लिए बना होता है और एक्टिव पावर होता है वी आई कॉस फाइव, ठीक है। अब कॉस फाइव का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा तो वो हमारे लिए बेहतर होगा, और कॉस फाइव का यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू 0.95 दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। जितना ज़्यादा होगा पावर फैक्टर उतना अच्छा होगा, तो 0.95 सही आंसर होगा। उसके बाद है एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव या फिर एक दिशा में होती है या फिर पल पल बदलती रहती है। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। 14 नंबर, 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 अब आपको बताना है। और 14 का आंसर आ चुका है चंद्रशेखर का सी आया है, विजय का सी, सारे लोगों का सी आ रहा है। बिल्कुल पल पल बदलती रहती है, एसी पावर है वो हमेशा बदलता रहता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, आरएलसी परिपथ में अगर एक्सेल छोटा एक्सी से तो धारा वोल्टेज से क्या होगा, अग्रगामी होगा या फिर पश्चगामी होगा। यहाँ पर एक्सी का वैल्यू ज़्यादा है एक्सेल के कंपेयर में, मतलब कि हमारा जो सर्किट है वो कैपेसिटिव है। अब आपको बताना है कि जो हमारा वोल्टेज होगा, धारा होगा, वो करंट से आगे होगा या फिर पीछे होगा। तो ऑलरेडी कई बार डिस्कस हो चुका है। और 15 का सबसे पहले चंद्रशेखर का आंसर आया है बी, ठीक है, बिल्कुल बी सही आंसर होगा। और यहाँ पर एल और ए हमारा आईसी। रमेश बोल रहे हैं लीडिंग करंट होगा, बिल्कुल लीडिंग ही होगा। और सारे ही लोगों का आंसर बी, आईसी हमारा लीड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, ऐसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है कहाँ, प्रेरकत्व में, ठीक है, पावर अगर निकालना रहे ऐसी परिपथ दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको आर एल सी दोनों लगा हुआ है, आर हो गया, एल हो गया और ए सी हो गया। तो पावर लॉस कहाँ पर होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस में, सिर्फ इंडक्टेंस में या फिर सिर्फ कैपेसिटेंस में या फिर सारे में।
क्वेश्चन नंबर 16 का सी आया है आंसर चंद्रशेखर का। यहाँ पर ऑल ऑप्शन है। पावर लॉस कहाँ पर, अगर पावर लॉस निकालने के लिए आपको बोले तो आप किस में निकालेंगे, आर एल सी या फिर सारा का ऐड करके। और एक राजीव का आंसर डी आ रहा है और बाकी लोग का आंसर सी ही आ रहा है। अगर ऐसा कंडीशन है और आपको पावर निकालने के लिए बोल दे तो आप सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकाल लें। ठीक है, यहाँ पर अगर वोल्टेज गिवन है तो, और ओवरऑल पावर आपसे पूछे तो भी आप सिर्फ रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज पता कीजिए और वी स्क्वायर बाई आर, ये आपका टोटल पावर होगा। यहाँ पर एल और सी में जो एवरेज पावर लॉस होता है वो जीरो होता है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। एल और सी में जो पावर लॉस होता है एवरेज वो जीरो होता है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ आर के क्रॉस जो पावर लॉस होता है उसको कंसीडर करते हैं। तो सही आंसर सी होगा 16 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या होगा, आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण होगा। एक क्वेश्चन पहले भी बताया जा चुका है। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन गिवन है और इस करंट की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अंदर की ओर होगा। ठीक है, आपको बताना है 17 का डी आंसर आ रहा है चंद्रशेखर का और विजय का सी आ रहा है। इसका सही आंसर डी और सी के बीच आंसर वेरी कर रहा है, इसका जो सही आंसर होगा डी होगा। ठीक है, सबसे पहले करते क्या है, इस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं और जब मैग्नेटिक फील्ड पता होता है तो यहाँ पर फोर्स हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आइडियल अक्रॉस बी। यहाँ से नीचे की ओर जब मोड़ेंगे तो हमारा जो अंगूठा होगा जो कि फोर्स का डायरेक्शन देता है इस तरफ आएगा, और जब इस तरफ आएगा इसका मतलब कि इसको अट्रैक्ट कर रहा है। और जब ठीक है, करंट के डायरेक्शन में अपना चारों फिंगर को रखते हैं, आप इसको समझ ले, ये हमारा करंट का, यहाँ पर सबसे पहले करंट है तो करंट के डायरेक्शन में अपना एक उंगली को रख करके फिंगर को घुमाते हैं तो इस डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड मिल गया तो अपने चारों फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाते हैं तो हमारा जो अंगूठा होता है वो डायरेक्शन बताता है फोर्स का। तो यहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पर अंगूठा ये जो है अपोजिट हमने ले लिया है करंट का डायरेक्शन, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो तो नीचे ही बनेगा। और उसके बाद जब हम लोग चारों फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ले जाएंगे तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन देगा वो इस तरफ देगा, तो यहाँ पर दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर जो सही होगा आंसर वो होगा डी, 17 का डी सही आंसर है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर हो सकता है लोगों को समझ में ना आए मैंने क्या किया, तो जब डिस्कस करेंगे वहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आपको समझ में आए क्वेश्चन कैसे निकालते हैं फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि लोग जनरली भूल जाते हैं आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, लेकिन जब कंसेप्ट पता रहता है तो आसानी से बताया जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 18 में है, जब वैद्युत सामर्थ्य की एक निश्चित मात्रा को ट्रांसमिटेड किया जाता है, पहले भी बताया जा चुका है, तो ट्रांसमिशन की क्षमता कब बढ़ जाती है। एक क्वेश्चन पहले बताया जा चुका है, यहाँ पर बताना है आपको चार ऑप्शन में से। क्वेश्चन नंबर 18 का चंद्रशेखर का सबसे पहले बी और पुष्पराज का भी बी आ रहा है और इसके अलावा राजीव का भी बी आया है और विजय का भी बी आया है। सही आंसर बी होगा, दोनों पावर फैक्टर और वोल्टेज बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। आदर्श वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, और आदर्श करंट सोर्स का भी पूछता है कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, दोनों का याद रखना चाहिए। आइडियल करंट सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स दोनों का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर तो सबसे पहले पूछा है आइडियल वोल्टेज का, तो आपको सबसे पहले आइडियल वोल्टेज का बताना है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होगा या फिर जीरो होगा या फिर स्थिर होगा। 19 का बी आ चुका है और विजय का ए आया है, पुष्पराज का ए आया है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध, और चंद्रशेखर अपना आंसर बदल करके
उनका पहले भी आंसर बी ही था, चंद्रशेखर गुप्ता का, अभी बी ही है। और सही आंसर बी ही होगा, जीरो होता है, ठीक है। आदर्श वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध जीरो होता है, इसको आप बिल्कुल याद रख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पूछता भी है आगे, हम लोग देखेंगे कि जो करंट सोर्स होता है, आइडियल करंट सोर्स, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, आगे क्वेश्चन में मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, तीन तो इंडक्टेंस दिया हुआ है और बोला कि टोटल इंडक्टेंस कितना होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर नरेश का ए नहीं, उसका आंसर बी था। 20 का डी आ रहा है चंद्रशेखर का, नरेश का ए आ रहा है और चंद्रशेखर डी अपना आंसर दिए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों में, दोनों का जो निकालने का तरीका है टोटल, ठीक है, वो दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। इसमें भी हम लोग सीरीज में रहने पर R1 R2 R3 कर देते हैं, यहाँ भी सिंपली L1 L2 और L3 को जोड़ देते हैं, लेकिन जो कैपेसिटेंस होता है वो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक सा देखने में एक जैसा है तो बिल्कुल एक ही ऑपरेशन करना है दोनों में, सिंपली जोड़ देना है। लेकिन कैपेसिटर है वो अपोजिट हो जाता है, रेजिस्टेंस के उल्टा होता है इसका। तो इसका जो सही सही आंसर होगा, तीनों को जोड़ने से आएगा, और तीनों को जोड़ने से आएगा 5 और 4 9, मतलब कि 9.9। सही आंसर 20 का ए होगा। और चंद्रशेखर भी अपना आंसर सुधारे हैं, ए इसका सही आंसर होगा। तो बिल्कुल इससे ही याद रखिएगा, दोनों देखने में एक जैसा होता है और एक तरीका भी सेम है निकालने का। एक आदर्श धारा स्रोत का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, एक आइडियल करंट सोर्स का शून्य क्या होता है, आंतरिक चालकता, आंतरिक प्रतिरोध या फिर शून्य भार पर वोल्टता। 21 इसका आंसर, 21 का 21 नंबर आप दे लीजिएगा तब हमको समझ में आएगा। नरेश आप अपना नंबर दे लीजिए, एक इसका आंसर दिए हैं, चंद्रशेखर का ए आया है, नरेश का भी ए आया है, ठीक है। आंतरिक चालकता इसका शून्य होता है, मतलब कि आंतरिक प्रतिरोध जो होगा वो हाई होगा, अनंत होगा, ठीक है। तो आइडियल करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस होगा इन्फिनाइट होगा, और आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस होगा वो शून्य होगा। इसको याद रखना है, वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस शून्य और आइडियल करंट सोर्स का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट। एक क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। साइन तरंग का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला पहले ही बताए, और ऐसे आप लोग वैल्यू याद रख सकते हैं, तो बेसिक एग्जाम के लिए वैल्यू याद रख लेना चाहिए, क्योंकि जनरली पूछेगा तो आपको साइन वेव से पूछेगा, या फिर ट्रायंगुलर से पूछेगा, या फिर यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। और साइन वेव का जिसको इसका आरएमएस का जो फॉर्म फैक्टर का जो फार्मूला होता है, इसको याद रखने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फॉर्म, ठीक है, FORM। तो RM से हम लोग को आरएमएस उठा लेना है, और उसके बाद फिर एवरेज, आरएमएस बाई एवरेज, ये हो जाता है फार्मूला फॉर्म फैक्टर का। तो 22 का आंसर किसका किसका आ गया है, नरेश का, राजीव का, चंद्रशेखर का, तीनों का आंसर आ चुका है, आरएमएस बाई एवरेज, फॉर्म फैक्टर का यही फार्मूला होता है। और वैल्यू कुछ कुछ का आप लोग याद रख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कैपेसिटी प्रतिघात या एक्सी का आवृत्ति के बढ़ने पर क्या होगा। कैपेसिटी प्रतिघात मतलब कि कैपेसिटिव एक्सी का वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से क्या होगा, घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो सिंपल ही है, 23 नंबर, एक्सी बराबर होता है क्या, 1/j⍵c। अब आगे आप लोग बताइए कि क्या होगा फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से। चंद्रशेखर और नरेश दोनों का आंसर बी, सारे ही लोगों का आंसर बी। ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/2πf इंटू सी, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो प्रतिघात घटेगा। सही आंसर बी, 23 का आंसर बी। उसके बाद आते हैं 24 में, फॉर्म फैक्टर का अनुपात क्या होता है, फिर से क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, फॉर्म फैक्टर का अनुपात क्या होता है। तो आरएमएस बाई एवरेज, तो आप लोग को सिर्फ पढ़ लेना है, और आरएमएस और एवरेज यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन बी में, आरएस मान तथा औसत मान का अनुपात होता है। तो ये तो पहले ही देख चुके हैं, इसको स्किप करते हैं और आते हैं 25 में।
आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? 24 का लोग आंसर आ चुका है, अंशु का या चंद्रशेखर, नरेश और राजीव का, सारे ही लोग आंसर सही आया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 25 अटेंड कीजिए। 25 का सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए, अजय का भी ए, चंद्रशेखर का ए, विजय का बी आंसर आया है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा 25 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, कैपेसिटिव एसी परिपथ में, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं पहले भी। कौन आगे चलती है, धारा या फिर वोल्टेज? और 26 का अंशु का ए, नरेश का ए, धारा वोल्टेज से आगे चलती है, सारे ही लोगों का आंसर ए होना चाहिए। और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 26 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, तो और ज़्यादा उस पर टाइम नहीं देना है। आ जाते हैं 27, प्रतिरोध तथा प्रतिघात युक्त परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? तो इस पर तो आप लोग न्यूमेरिकल भी पीछे बना चुके हैं, तो आई थिंक यहाँ पर तो सारे लोग का आंसर सही होना चाहिए 27 का। फिर भी देख लेते हैं 27, 3 स्टूडेंट का ए आया है, चंद्रशेखर, नरेश, अंशु, सारे लोगों का आंसर ए आ रहा है बिल्कुल। आर और एक्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, जो ए हो जाएगा आर, ए हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाने में किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, चित्र में दर्शाई गई तरंग का प्रभावी मान क्या है? यहाँ पर प्रभावी मान निकालना है, हालांकि थोड़ा सा क्लियर नहीं है। और 28, 28 का बी आ रहा है आंसर, अंशु का, नरेश का आंसर ए आ रहा है, और चंद्रशेखर का भी आंसर ए आया है। 28 का जो सही आंसर होगा वो 380 होगा, ये इसका सही वैल्यू है प्रभावी मान का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। एक संतुलित लोड और एक असंतुलित लाइटिंग लोड 4 वायर सप्लाई प्रणाली से जुड़ी हुई है। इस प्रणाली में सभी 4 वायरों में धारा होगी या फिर न्यूट्रल वायर ही धारा ले जाएगी। संतुलित लोड है, ठीक है, एक संतुलित और एक असंतुलित लोड 4 वायर प्रणाली से जुड़ी हुई है। यहाँ पर एक संतुलित लोड है और दूसरा असंतुलित लाइटिंग लोड है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि न्यूट्रल में करंट फ्लो करेगा या फिर नहीं करेगा। और चौथा जो डी ऑप्शन है, न्यूट्रल वायर में लाइटिंग लोड धारा और संतुलित लोड धारा के जो के बराबर धारा होगी। 29, और मैक्सिमम लोगों का आंसर जो है सी आ रहा है। एक राजीव का आंसर डी आया है। 29 का जो सही आंसर है वो, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी बताए हैं, सही आंसर जो इसका होगा वो सी होगा, न्यूट्रल वायर में कोई धारा नहीं जाएगी। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, थ्री फेज लोड की पावर किस अभिव्यक्ति द्वारा निर्धारित की जा सकती है? थ्री फेज लोड की पावर क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 30 अब आपको सोल्व करना है। थ्री फेज लोड की पावर किस अभिव्यक्ति द्वारा निर्धारित की जा सकती है? यहाँ पर आपको बताना है थ्री, यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन 4 है, आप लोग ट्राई कर लीजिए। उसके बाद 30 का बी आया है चंद्रशेखर का, 30 का बी √3 VL IL cos φ, ये चंद्रशेखर का आ रहा है। इसके अलावे अंशु का भी बी, और सारे ही लोगों का आंसर नरेश, हिमांशु, सारे लोगों का आंसर बी आ रहा है। या तो हम लोग √3 VL IL cos φ लिखते हैं, या फिर फेज में लिखना है तो फिर 3 VPH IPH cos φ लिखते हैं। ठीक है, फेज में लिखना है तो फिर ए 3 हो जाएगा, लाइन में लिखना है तो ए √3 होगा। सिंपल है। अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर डेल्टा का ही, तो डेल्टा में यहाँ पर जो VL होगा, फेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो VL है और VPH है और दोनों तो सेम ही हो जाएगा, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर लिए।
लेकिन जो यहाँ पर IL है, ठीक है, फेज में जाएंगे तो फेज के कंपेयर में ये जो IL होता है √3 टाइम्स होता है। तो यहाँ पर एक √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है फेज में कन्वर्ट करते समय। और जब एक √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। और इसी टाइप का केस आता है स्टार के लिए भी। तो डेल्टा स्टार दोनों के लिए फॉर्मूला सही है, √3 VL IL cos फाई या फिर 3 VPH IPH cos फाई। ये दोनों आंसर सही है 30 का। अजय कुमार बोल रहे हैं कितना नंबर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन का नंबर बता दीजिए। इस तरह क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। थ्री फेज लोड पावर किस अभिव्यक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो या तो 3 VPH IPH cos फाई या फिर √3 VL IL cos फाई। उसके बाद आते हैं 31 में, स्टार जोड़ में। अब आपको बताना है स्टार में IL और IPH का रिलेशन क्या है। ये हमारा स्टार है, लाइन करंट हम पहले बता चुके हैं, इस चीज को पहले भी बता चुके हैं। अजय कुमार शायद 30 नंबर इनका क्लियर नहीं हुआ है। 30 नंबर इनका क्लियर नहीं हुआ है। मैं 30 नंबर पर अभी जाने से ज़्यादा बेहतर होगा जब हम डिस्कस करें तो वहाँ पर आपको समझा दें कि कैसे √3 VL IL cos फाई और √3 VPH cos फाई दोनों सेम कैसे होता है, ये शायद समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे जहाँ पर डिस्कशन देंगे वहाँ पर आपको स्टार और डेल्टा दोनों के लिए बता देंगे कि दोनों ए फार्मूला कैसे आता है और दोनों सेम कैसे होता है। और यहाँ पर हमारा जो लाइन करंट है IL है, और जो फेज होगा, जो करंट यहाँ पर है वही करंट इस फेज से होकर के फ्लो कर रहा है। तो IL और IPH यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाएगा। और मैक्सिमम लोगों का आंसर ए आया भी है 31 का। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग का लाइन करंट है वही इस फेज से भी फ्लो कर रहा है, तो IL और IPH दोनों इक्वल होगा। लेकिन अगर वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज इन दोनों के बीच और फेज वोल्टेज सिर्फ इसका, फेज वोल्टेज कम हो जाता है। वहाँ पर फेज वोल्टेज के लिए बाई √3 हम लोग को करना पड़ेगा कम करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, स्टार जोड़ के लिए वाइंडिंग के टर्मिनल जोड़े जाते हैं। स्टार जोड़ के लिए वाइंडिंग के टर्मिनल्स को किस टाइप से हम लोग जोड़ते हैं? 32 यहाँ पर है, एक वाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से। ठीक है, एक वाइंडिंग का अंतिम जोड़ा दूसरे सिरे के पहले वाइंडिंग से। दूसरा है वाइंडिंग के सिरे एक जंक्शन पर जुड़े होते हैं। तो बताना आसान है, आप लोग बता दीजिए। 32 का बी आंसर आ गया है चंद्रशेखर का, और पुष्पराज का भी बी आ चुका है। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है वो हो जाएगा हमारा डेल्टा के लिए। ठीक है, और स्टार के लिए जो होगा ये हो जाएगा वाइंडिंग के सिरे एक जंक्शन पर जुड़े होते हैं। एक जंक्शन ले लेते हैं और यहाँ पर सारा का एक सिरा हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये हमारा स्टार कनेक्शन हो जाता है। बी सही आंसर है 32 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, थ्री फेज की तुलना में सिंगल फेज मोटर का शक्ति गुणांक क्या होगा, ज़्यादा या फिर कम? पावर फैक्टर आपको बताना है थ्री फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर का। मशीन का क्वेश्चन आ गया है 33, बी ही आंसर आ रहा है लोगों का, और पुष्पराज का भी बी, राजीव का ए आया है। मैक्सिमम लोगों का आंसर बी आया है। बी सही आंसर है, कम हो जाता है। सिंगल फेज मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, थ्री फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? वोल्ट मीटर, फेज अनुक्रम इंडिकेटर, टेकोमीटर या फिर आवर्ती मीटर? तो आई थिंक सारे लोगों को पता होगा टेकोमीटर किस लिए यूज करते हैं। वोल्ट मीटर का भी यूज पता होगा। यहाँ पर बताना है 34 का सही आंसर। नाम से ही जाहिर है। और नरेश रमेश दोनों का आंसर सी, चंद्रशेखर का सी, राजीव का सी, हिमांशु का सी। तो 34 का सही आंसर सी होगा। टेकोमीटर स्पीड मेजर करने के लिए होता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग
क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है? फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के लिए समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग। फेज बढ़ने से रेटिंग क्या होगा मशीन का? घटेगा या फिर बढ़ेगा? 35। और सारे लोगों का आंसर ए आ रहा है। फेज बढ़ने से जो रेटिंग होता है वो बढ़ जाता है। ए इसका सही आंसर है 35 का। और ये आज का शायद लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो आई थिंक बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन टेस्ट सही सलामत रहा। हालांकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और जब तक इस टाइप का प्रॉब्लम चलता रहेगा मैं लोगों का थोड़ा सा रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा। हालांकि आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन का, और आप लोग प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। तो आज के इस टेस्ट को ख़त्म करते हैं, और उसके बाद कल तो थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चन है, लोगों को कहीं कहीं पर डाउट है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेंगे कल समय निकाल करके। उसके बाद अगला दिन आपको ईपीपीसीएल का जो छठा टेस्ट है वो देखने को मिलेगा। और इसके बाद इसका नहीं, कल नहीं है। चंद्रशेखर पूछ रहे हैं कल टेस्ट हुआ कि नहीं। कल टेस्ट मैंने नहीं रखा है, परसों रखा है। कल के बाद आपको ईपीपीसीएल का टेस्ट मिलेगा, और उसके बाद फिर आरआरबी का मिलेगा, नेक्स्ट चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6 का। कल हो सकता है मैं सोल्यूशन कुछ अपलोड करूं लोगों के लिए, जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है। पीछे के जितने सारे टेस्ट हुए हैं मैंने एक सोल्यूशन दिया नहीं है। तो जो जो थोड़ा सा डाउट, जिसमें क्वेश्चंस में लोगों को डाउट रहा है, तो उसका मैं थोड़ा सा सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा कल। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और एंड करते हैं इसको। चंद्रशेखर बोल रहे हैं आज रात को होगा या फिर नहीं होगा? नहीं, आज रात को ही मैंने नहीं रखा है। थोड़ा सा समय निकालेंगे ताकि लोगों को सोल्यूशन भी दे दें, तो इसलिए आज रात को या फिर कल नहीं रखें। आपको अब परसों 11:30 में ही मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए परसों तक के लिए। थैंक्स।